नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम वागधारा। वागधारा कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन साहित्यकारों से जिन्होंने अपनी रचनाओं से साहित्य जगत में और समाज में अपना एक मुकाम हासिल किया है, अपनी एक पहचान बनाई है। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं साहित्य में प्रकृति के रंगों की, और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे साहित्यकार मौजूद हैं जो कि कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और व्यंग्य के जरिए प्रकृति से जुड़े अनुभवों को शब्दों में पिरोते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर दीनदयाल वर्मा जी से। सर, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि अभी तक सर की 13 पुस्तकें जो है वो प्रकाशित हो चुकी है और सर को वर्ल्ड कल्चर एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन द्वारा PhD की मानक उपाधि भी प्राप्त हुई है। तो सर, हम आपके और आपके साहित्य के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा आपके बचपन के बारे में और आपकी जो शैक्षिक यात्रा है उसके बारे में जानना चाहूँगी। मैं DD हिमाचल का बड़ा आभारी हूँ, उन्होंने ये अवसर दिया जी। और मैं आज शिमला आया हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, शिमला ही मेरी जन्मभूमि है। जी। 1 अक्टूबर 1955 में मेरा टुट्टी गंडी जंगली क्वार्टर मकान नंबर 108 में जन्म हुआ। जी। पिता श्री बंसीलाल वर्मा हिमाचल प्रिंटिंग प्रेस में सेवारत थे। जी। तो सारी आयु उन्होंने 1947 के बाद यहीं रहे, यहीं से रिटायर हुए। जी। और मेरी प्राइमरी शिक्षा जो है वो धार प्राइमरी स्कूल टुट्टी कंडी में हुई। जी। और सर, उसके बाद आपकी कैसे जो आपकी फर्दर स्टडीज़ है, कौन कौन सी आपने डिग्रीज या डिप्लोमाज आपने उसके किए हैं? पश्चात घर वाले चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो किसी तरह प्री मेडिकल तक तो मैंने किया। जी। लेकिन मेरा रुझान साहित्य में था, तो फिर मैंने आर्ट्स ले लिया। जी। और फिर आर्ट्स में फिर मैंने हिंदी में ही MA की। जी। और कंप्यूटर का और लेखन का डिप्लोमा भी किया है। जी। तो सर, अगर हम बात करें, क्योंकि आपने बताया जैसे आपका 1955 में आपका जन्म हुआ है, तो वो समय कैसा था, कैसा आपका बचपन बीता था? क्योंकि आपका जन्म शिमला में ही हुआ है, तो कैसा माहौल होता था, कैसा था सब कुछ? उस समय के शिमला में और आज के शिमला में मैं कहूँगा ज़मीन आसमान का अंतर है। जी। मैं आपको बतलाऊं कि यहाँ बस स्टॉप है एक टुट्टी गंडी से पहले कार्ट रोड पे। जी। टनल नंबर 103 का। तो वहाँ हम बॉल, फुटबॉल, क्रिकेट का तो जमाना नहीं था उस समय इतना, लेकिन वो हम 5-7 साल के रहे होंगे तो वहाँ खेलते थे। तो आधे घंटे के बाद आप हैरान होंगे, तब जाके एक बस, कार या एक जीप जाती थी, हम आराम से वहाँ खेलते थे। जी। जी। अब तो पर्यावरण बहुत दूषित हो गया और बड़ा दुख होता है मैडम। जी। और सच पूछें तो ये मानवता के लिए अच्छा नहीं है। इतना कंक्रीट का जंगल, जहाँ इतना घना जंगल होता था कि पगडंडी से हम जाते थे जंगली क्वार्टर से अपने धार प्राइमरी स्कूल तक, तो बड़ा डर रहता था। जी। और उस समय के माता पिता भी बोल्ड होते थे और शायद बच्चे भी बोल्ड थे, अपने बस्ता लिए हुए और पगडंडी पे अपने जा रहे जंगल में से। जी। जी। चाहे बर्फ़ पड़ी हो, वर्षा हो, कुछ हो, जी। है ना जी। तो अब तो हर चीज़ का आधुनिकीकरण हो गया। जी। पुस्तकों का भी, और यानी कि कुछ कई मायनों में अब अच्छा भी है, लेकिन प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हुई उससे दुखी होकर ही ये मेरी कविताएं और रचनाएं निकली हैं। जी। मतलब जैसे आपने कहा कि समय बहुत बदल गया है पहले के टाइम में और अब के समय में, ना केवल परिवेश बदला है बल्कि जो भी एनवायरनमेंट है, सारा कुछ प्रकृति में भी काफ़ी बदलाव आया है। जी। तो सर, जैसे आपके लेखन की अगर हम बात करें तो आपको लिखने की रुचि कैसे आई, और आपके जो प्रकृति के प्रति प्रेम है वो आपके लेखन में दिखाई देता है? जितनी आपने कविताएं लिखी हैं या कहानियाँ, नाटक जो भी लिखे हैं उसमें आपका दिखाई देता है। तो किस तरह से आपने ये सोचा कि आपको प्रकृति के बारे में लिखना है? पहले तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दूं कि मैंने लिखना कब आरंभ किया। जहाँ तक मेरी स्मृति मुझे योगदान देती है तो शायद 4th क्लास में मैं रहा हूँगा। अच्छा। उन दिनों स्कूलों में बाल सभा हुआ करती थी, तो मैंने भी घर में चुपचाप अपने कॉपी पे
एक कविता कोई लिख डाली, अभी कविता तो याद नहीं है क्या थी, लेकिन मैंने बाल सभा में वो सुनाई थी। जी जी। तो जो मेरे अध्यापक गण थे उनमें से एक का मुझे नाम याद है, वो टुट्टीकंडी के रहने वाले थे, गौरी शंकर जी। बड़ी उन्होंने पगड़ी लगाई हुई, ऊपर मूछें उनकी ऐसे और सफ़ेद बाल उनके, और हाथ में छड़ी, और मूछें उनकी इतनी रोबदार थी जैसे आर्मी का कर्नल, और प्राइमरी स्कूल में थे वो, लेकिन बहुत सज्जन पुरुष थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा ये कहाँ से लिखी? मैंने बोला सर ये तो मैंने अपने आप ही लिखी है। जी जी। तो फिर 2-3 टीचर्स ने और भी पूछा भाई कि कहाँ से लिखी तूने? जी। तो फिर मैंने घर आके बताया। फिर जब थोड़ा मैं बड़ा हुआ, होश संभाली एक किस्म से, तब मुझे ये ज्ञान हुआ कि वो रचना मेरी कुछ अच्छी रही होगी, ताकि मेरे अध्यापकों को ही मेरे ऊपर ये था कि ये बच्चा नहीं लिख सकता। तो आप ये मान के चलिए 64 से मैंने लिखना शुरू कर दिया। जी। तो जैसे आपने बताया कि आपके जो गुरु थे उन्होंने यही आपसे सबसे पहला प्रश्न किया था कि क्या ये कहाँ से आपने लिखी है, ये क्या आपने खुद लिखी है कि नहीं। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी है, और अगर गुरु की तो बात एक आशीर्वाद ही होती है, चाहे वो डांट भी दे तो उनकी जो भी सीख होती है वो हमें याद रहती है। और जैसे आपको बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि बहुत अच्छी आपने वो एक रचना लिखी होगी, जो कि आपके गुरुओं का इस तरह का रिएक्शन रहा था। जी। तो सर जैसे हम बात इसी में मैं एक बात और मुझे याद आई जी। मेरे भाई साहब रामस्वरूप चौहान जी सेक्रेटरी से रिटायर हुए जी, अंडर सेक्रेटरी, तो उनकी जो श्रीमती जी थी अब नहीं है इस दुनिया में, तो मैं उनके पास एक कहानी लेके गया। ये मैट्रिक की बात है, जब मैंने मैट्रिक पास कर ली। अच्छा। और टुट्टीकंडी में मैंने वो लिखी और जेब में डाल के भाभी जी के पास जब भराड़ी पहुंचा, हाँ जी, तो उन्होंने कहा दयाल तू तो ऐसा लिख ही नहीं सकता, ये तो तुमने चुराई है कहीं से। अच्छा। तो यहाँ पे माल रोड पे एक अखबार छपा करता था, मैं उनके कार्यालय में गया, मैंने सर ये लिखी है। तो उन्होंने कहा भाई छोड़ जा और छाप देंगे हम आपकी रचना, हाँ जी, और आ जाना अगले हफ्ते संडे को पता करना। पर्वत की गूंज था उस समाचार पत्र का नाम ना जी। अच्छा। माल रोड से शिमला से निकलता था। तो उसमें उन्होंने मेरी फोटो के साथ और जी वो जो कहानी लगाई जी, उसका नाम मुझको याद है, दहेज की दीवारें। अच्छा। फिर मैं भराड़ी की घाटी उतर के टुट्टीकंडी से वहाँ गया, भाभी जी को दिखाया, तब उनको विश्वास हुआ। तो ऐसा होता है, उस समय इतना प्रोत्साहन भी नहीं देते थे। जी, तो सीधा बोलते थे भाई अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्या कहानी कविता। लेकिन घर में साहित्यिक माहौल इसलिए था कि चंदा मामा मैगजीन, नंदन और सरिता वगैरह ये मैगजीन्स आती रहती थी, तो हम पढ़ते रहते थे। जी, तो वो पढ़ते रहते थे। यानी कि लिखने के लिए पढ़ना बड़ा जरूरी है मैडम। जी बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि पहले आपकी भाभी जी को यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब उन्होंने वो पत्रिका में देखी होगी आपकी रचना, तो उनको 2 पेज का अखबार था वो सारा जी, लेकिन फिर भी प्रिंट में आना ना जी बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। जी, और उनको गर्व भी ज़रूर महसूस हुआ होगा आपके ऊपर। जी। तो सर जैसे अक्सर ये देखा जाता है कि हम किसी फील्ड में चले जाते हैं, उसके बाद हमें उसमें रुचि आती है और हम उसके बारे में लिखना शुरू करते हैं, लेकिन आपका प्रकृति की तरफ प्रेम था, उसके बाद आपने वन विभाग में नौकरी की, तो इसकी क्या कहानी है उसको हम थोड़ा जानना चाहेंगे। प्रकृति प्रेम तो यानी कि जब मैंने बचपन में 2-3 साल की उम्र में होश संभाला था, तो अपने आप को देवदारों में ही पाया जी। और उस समय तो मैं बताऊं कि वहाँ पे हिरण वगैरह घूमते रहते थे। इतना घना जंगल था यहाँ पे, फागली से और टुट्टीकंडी के बीच में सारा। जी जी। तो जंगल तो अच्छा ही बहुत लगता था बचपन से ही ना जी। लेकिन उसके बाद मैं फिर 1-2 जगह सर्विस की मैंने। फिर मेरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जब इंटरव्यू हो रही थी जी, तो मेरे जो इंटरव्यू लेने वाले चेयरमैन थे उन्होंने मुझसे पूछा, भाई तू शहर का लड़का है और अभी अच्छी नौकरी में लगा हुआ है, यहाँ जंगल में क्यों आना चाहता है जी, और तेरे को मुश्किल हो जाएगी ग्रामीण इलाकों में रहना, पर्वतों पे जाना, जंगल में जाना। मैंने कहा सर मेरे को प्रकृति से बड़ा प्रेम है जी, और इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। हाँ जी। तो उन्होंने सिंपल से ऑफिसर हुआ करते थे उस समय जी, उन्होंने कहा वो वहाँ जंगल कटते रहेंगे और तू अपनी कविता लिखता रहेगा। अच्छा। तो मैंने उनको उत्तर दिया, सर मेरी जो है जब ड्यूटी के समय मैं ड्यूटी करूँगा और जान पर खेल के भी मैं वनों की रक्षा करूँगा, पेड़ नहीं कटने दूंगा जी जी, और लेकिन जब मेरे को मैं फ्री हूँगा तो मैं कविताएं भी लिखा करूँगा जी। और उन्होंने उसी समय मुझे कह दिया, वैसे कहते नहीं इंटरव्यू में जी जी,
बाद में रिजल्ट आता है कि यू आर सिलेक्टेड। अच्छा, तो ये उसी टाइम आपको पता चल हाँ गया जी, था हाँ ये जी, हाँ चीज़ जी। और ये बहुत ही एक आपके लिए कॉम्प्लीमेंट भी है, क्योंकि आपको प्रकृति से प्रेम है और आपको उसी के बीच रहकर काम करने का मौका भी बिल्कुल, मिला। हाँ जी, और आपकी रचनाएं भी अधिकतर आपके जो कार्यकाल है उसके दौरान ही आपने लिखी है अपनी जो बिल्कुल, हाँ जी, रचनाएं हैं। और ये जैसे आपने बताया कि जब आप ड्यूटी कर रहे होंगे तो आप ज़रूर वनों की रक्षा करेंगे, और जो उसके उसमें कुरीतियाँ हैं उसको आपने अपनी कविताओं के हाँ ज़रिए जी, भी बताया है जी। तो सर, हम अगर साहित्य की बात करते हैं, आपको क्या लगता है प्रकृति का साहित्य में क्या महत्व है, कितना ज़्यादा महत्व हम देखते हैं? क्योंकि हम बहुत सारे लेखकों और कवियों को देखते हैं जिन्होंने प्रकृति से जुड़ी चीज़ें लिखी है या प्रकृति को एक अलंकार के तौर पे इस्तेमाल किया है अपनी रचनाओं हाँ में। जी। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, जी और ये जितना सरल है उतना ही जटिल भी है। जी तो प्रकृति क्या है, मेरा मानना ये है कि जैसे मैं और आप बैठे हैं, कोई भी बैठा है इंसान, वो भी प्रकृति ही है। जी बिल्कुल। प्रकृति नदी नाले ही नहीं है, इंसान और अपने जितने पशु हैं, जंगली जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, जी है ना जी, और लताएं हैं, वो सब प्रकृति है। जी चांद सूरज तारे सब प्रकृति में ही आ गए ना जी। बिल्कुल। तो जैसे वाल्मीकि जी ने उस समय जंगल में ही लिखा ना उन्होंने भी। तो साहित्य, या कालिदास जी ने मेघदूत रचा, जी शकुंतलाम रची, है ना, ये एक से एक रचनाएं कालिदास ने जो लिखी, कालिदास जी ने, महाकवि ने। जी तो ऐसे वातावरण में लिखी उन्होंने, पहाड़ों में बर्फ पड़ी हुई है, वर्षा हो रही है। जी। जैसे मोहन राकेश जी का आषाढ़ का दिन कभी आप पढ़ें, जी जी वैसे शायद पढ़ा होगा आपने, क्या आनंद है उस नाटक में, आषाढ़ का एक दिन जो उन्होंने नाटक लिखा ना जी। जी तो क्या वर्णन है उसमें, तो प्रकृति का ही वर्णन है। कहीं मृग आ रहे हैं ना, कहीं उनकी सेवा हो रही है, जी तो ऐसा है। जी। तो ये एक अटूट बंधन है मानव, प्रकृति और साहित्य का, साहित्य क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा आजकल के हालचाल चले हुए हैं, भाई विकास करना है, 4 लेन बनानी है, 6 लेन 8 लेन बनानी, जी जी तो पेड़ों का पातन, दोहन जंगलों का तो हो ही रहा है जी। जी तो प्रकृति से हमें उतना ही लेना चाहिए जो बहुत आवश्यक है। जी और साहित्य एक सेवा का माध्यम भी है। हमारे सारे जितने ऋग्वेद है और पुराण है, अरण्य पुराण है, या कोई भी वेद हैं जी जी और पुरानी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, जी। वो सब जंगलों में ही तो रचे गए जी। बिल्कुल। तो बिल्कुल संबंध है साहित्य का और उसका। जी, और ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि मनुष्य, साहित्य और जो प्रकृति है उसका अटूट बहुत अटूट बंधन गहरा है ये, संबंध है अटूट, आपस हाँ, में। अलग और अलग हम रख ही नहीं सकते हैं। जी, और प्रकृति की गोद में जो भी रचनाएं की जाए वो खूबसूरत तो निखर के हाँ जी, हाँ आएगी। जी, ये तो हो गया। जी, तो सर जैसे आपकी जो रचनाएं हैं उसमें प्रकृति का जो जिस तरह से आपने प्रस्तुत की है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए एक कविता ज़रूर प्रकृति के ऊपर जो आपने लिखी है वो हमें ठीक है। ज़रूर सुनाएं। मैंने जो ये काव्य संग्रह निकाला प्रकृति पन्नों से, इसमें 414 कविताएं हैं प्रकृति पर ही। जी जी बिल्कुल। इसमें मैंने प्रकृति प्रेम भी दर्शाया है जी और अपनी पीड़ा भी दर्शाई है, जो विकास के नाम पर पेड़ों का कटान हो रहा है या अवैध कटान हो रहा है, जी उसके बारे में भी चिंता है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी है। जी तो हमने तो सारी नौकरी जो है 33 साल मैंने वन विभाग की सेवा की, जी, डिप्टी रेंजर से डीएफओ के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ, जी सहायक अरण्यपाल के रूप में। जी तो जंगलों, पहाड़ों, वादियों, बादलों, गांवों, छप्परों से जो पाया, नदी नालों से, वो इन कविताओं में उड़ेला गया है। जी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन कविताओं को मैंने लिखा नहीं, इनका स्वतः ही जन्म हुआ है ना जी। जी तो एक कविता देखिए, कुदरत। जी कुदरत को अपना कर देखो, कुदरत को अपना कर देखो, दुनिया नई बसा कर देखो, याद घने जंगल की यारो, घर में आप बुला कर देखो, सारा घर आंगन महकेगा, गुल बूटे उगवा कर देखो, पास तुम्हारे सदा रहूँगा, दिल से मुझे बुला कर देखो, बिन बादल होगी बरसात, आँखों को बरसा कर देखो, मेरे मन के सूने घर में टीस भरी है आकर देखो, सारा आलम महक उठेगा,
जंगल कोई उगा कर देखो। जंगल में होता है उत्सव, जंगल में होता है उत्सव, बरसातों में जाकर देखो। जी। दौर पुराना याद आ जाएगा, ख्वाहिश नई जगा कर देखो। कुदरत की ऊंचाई को यारो, ओहदों से नीचे आकर देखो। बहुत खूबसूरत सर। ये अगर आप कहें तो एक कविता और सुना दूं? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसका शीर्षक है जी प्रकृति कृपा। अच्छा। बरसातों को तरसता रहता हूँ, बरसातों को तरसता रहता हूँ, शहर में सूखे तालाब सा रहता हूँ। तैरते नहीं अब आंखों में सपने, गुजरे पलों को गुनता रहता हूँ। आसमानों तक भी पहुँच है मेरी, फिर भी मैं जमी पे ही रहता हूँ। वो बहुत दूर रहता है मुझसे, जिसके दिल में मैं रहता हूँ। आज मौसम में बादल है, खनक हैं, मैं बारिशों के घर में रहता हूँ। इंद्रधनुष चलाना है मुझको, मैं हर वक्त सफ़र में रहता हूँ। उदासियाँ कितनी भी पास हो मेरे, प्रकृति कृपा से खिला रहता हूँ। बहुत खूब। उदासियाँ कितनी भी पास हो मेरे, प्रकृति कृपा से खिला रहता हूँ। बहुत खूबसूरत है जिस तरह से आपने प्रकृति को बयां किया है अपने, और बहुत ही सरल भाषा में आपने किया है, जो कि जो भी पाठक है या श्रोता जो भी सुन रहे होंगे तो उनको समझने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। जिस तरह से आपने ये लिखी है कविताएं या जो भी आपकी रचनाएं हैं, जिस तरह से आपने प्रस्तुत की है, बहुत ही खूबसूरत सर। मैंने प्रयास यही किया जी कि कोई भारी भरकम शब्द डिक्शनरी से ढूंढ ढूंढ कर ना लाए जाएं। जी जी। अपनी सरल भाषा में, आम जन की भाषा में जी, जो अपने मन के भाव हैं प्रकृति के प्रति, जी, वो है। तो एक कविता और सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल। गांव का वह घर, जी, रह गए खुली हवा को तरस कर, रह गए खुली हवा को तरस कर, सट गए मकानों से शहर परस्पर। फिर याद आया गांव का वह घर, हसीन था कितना जंगल का मंजर। धुंध बादल बारिश ओढ़े हुए छप्पर, फिर से बुलाता है वह कच्चा घर। जी। दरख्त ही बने मेरे हमसाए उम्र भर, देते रहे अपना साया हर सफ़र पर। परिंदों के उड़ने की अदा देखकर आसान हो जाती है हर मुश्किल डगर। जी। कट गए जंगल उजड़े दरख्तों के घर, अब ढूंढते हैं आशियां आसमानों पर। जी। कट गए जंगल उजड़े दरख्तों के घर, अब ढूंढते हैं आशियां आसमानों पर। सहूलतें बहुत देते हैं हमें ये नगर, जी, सहूलतें बहुत देते हैं हमें ये नगर, पर रह गए खुली हवा को तरस कर, रह गई खुली हवा को तरस कर। मेरी कविताओं की एक वानगी देखिए, ये लाइनें मुझे बहुत प्रिय हैं। जी। पर्वत पर ना बदली बरसी, पर्वत पर ना बदली बरसी, मधुर स्वप्न में नदी ना खोई। जंगल बहुत जोर से रोया, जवान पेड़ कटा जब कोई। जंगल बहुत जोर से रोया, जवान पेड़ कटा जब कोई। बहुत खूब सर, बहुत खूब। और जिस तरह से आपने ये बताया, दो लाइनें। जी 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 बिल्कुल। दोस्तों दोस्तों वक्त के हाथ में बहुत तेज आ रही है, दोस्तों वक्त के हाथ में बहुत तेज आ रही है। आज कटते हैं पेड़ कल हमारी बारी है, आज कटते हैं पेड़ कल हमारी बारी है। और जैसे अब बरसात का मौसम आने वाला है, उस पर लिखा जी, आओ पुण्य कमाएं, आओ पुण्य कमाएं, मौसम बरसात का है, दो चार पौधे लगाएं जी। और ऐसे ही साए जिनके हमें पालते हैं, साए जिनके हमें पालते हैं, हाय उन पेड़ों को हम क्यों काटते हैं, हाय उन पेड़ों को हम क्यों काटते हैं। जी बहुत खूब सर। जो भी आपने पंक्तियाँ लिखी है, वो किस तरह से एक तरह से जो प्रकृति का है वो शोषण हो रहा है, किस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं और उसका किस तरह से हमें मनुष्यों को नुकसान झेलना पड़ सकता है और अभी भी झेलना पड़ता है। क्योंकि जो भी बाहर कहीं जाते हैं, जैसे आपने बताया इसमें कविता में बताया है कि कोई बाहर शहरों में जाते हैं, फिर वो तरस जाते हैं खुली हवा के लिए, तो वो एक रियलिटी जो समाज की है वो भी दिखा रहा है। ऑक्सीजन तक बिकने लग गई अब तो ना, जी जी, साफ हवा बिकने लगी। बिल्कुल, पहले तो पानी आया था बोतलों में। जी, तो ये एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो साहित्य है वो कविता या फिर कहानी जो भी है, उन वो जागरूकता फैलाने में भी सोसाइटी में और लोगों की मानसिकता को बदलने में भी एक बहुत बड़ा रोल निभा सकती हैं, क्योंकि एक कलम में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। जी,
तो सर आपको पीएचडी की जो मानक उपाधि है वो प्राप्त हुई है, थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये कब की बात है और ये कैसे संभव हुआ? अब लिखने का तो शौक था ही, फिर एक आइडिया, एक विचार आया जी। बैठे बैठे कि एक ग्रंथ टाइप में ही कविताएं क्यों ना लिख दी जाए। जी। जैसे हम ड्यूटी पे जाते थे, कोई हाजिरी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होती नहीं, महीने की डायरी लिखनी पड़ती है। जी। तो डायरी में भाई गश्त की, कोई पेड़ कटा हुआ नहीं पाया, जो भी लिखा तो उसमें जगह रह ही जाती थी, दिनचर्या उसमें लिखने के लिए अपनी। उसके बाद और कहीं आइडिया आ गया, पहाड़ी चढ़ रहे, सांस चढ़ रहा और सामने सूरज ढल रहा जी। है ना जी, या नदी के किनारे बैठे पानी पिया और वहीं 2 लाइनें सूझ गई, तो वो मैं डायरी में नोट करता रहा जी। तो ये बरसों की डायरी है, 33 साल की डायरीज मेरे पास थी जी। तो सेवानिवृत्ति के पश्चात एक आइडिया आया कि इन लाइनों को मैं डेवलप करूँ, इन पंक्तियों को मैं बनाऊं। तो उसी आइडिया से ये फिर बनते बनते जी बन गई 414 पेज की किताब। जी। तो ये काफ़ी चर्चित भी रही, भारतवर्ष का शायद ये पहला इतना बड़ा जी जी काव्य संग्रह है जो प्रकृति पर ही है, 414 कविताएं और कोई बात ही नहीं कही कवि ने। जी। तो इस पुस्तक के ऊपर मुझे ये मिला है। जी, बहुत खूब। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि आपकी जो ये पुस्तक है वो HPU में शोध के लिए भी चयन हुआ है इस पुस्तक का, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शोध हो रहा है जी इस पुस्तक में, PhD कर रही है एक बच्ची। जी जी। तो सर जैसे आपकी और भी काफ़ी पुस्तकें हैं जो प्रकाशित हुई है, जैसे उसमें एक मन के वन में है, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, क्या वो पुस्तक है, क्या उसके पीछे की कहानी है? मन के वन में भी प्रकृति से ही संबंधित सारी कविताएं हैं जी। जी। मैंने अपना दर्द, अपनी पीड़ा उसमें व्यक्त की है, आम जन को प्रेरणा देने की कोशिश की है जी। और यही मेरी कविताओं का सार है सभी का ना जी। जी। उसमें हर एक में आपको प्रकृति के प्रति चेतना उत्पन्न हो, ऐसा मैं प्रयास करता रहता हूँ, ऐसा लिखता हूँ। जी जी ये बात है। जी बिल्कुल। और सर जैसे कोविड के टाइम पे सब कुछ ठप पड़ गया था, बहुत लोग काम काफ़ी सब रुक गए थे, लेकिन आपने उस समय भी अपनी एक जो सांसों की सरकार है व्यंग्य, वो आपने प्रकाशित आपका हुआ है, और 20 साल बाद आपकी जो उसका सेकंड एडिशन आपका आया, और उसके अलावा आपकी नाटक है, गुरु दक्षिणा है, प्रेम पुष्प है। इस तरह की जो आप इतनी रचनाएं करते हैं, किस तरह से उसका एक प्रोसेस रहता है, कितना समय लगता है उसमें, किस तरह से आप पेशेंस बनाए रखते हैं उसके लिए? जहाँ तक मेरा सवाल है जी। तो मेरा लिखने का कोई समय नहीं रहता जी। जी। और कभी रात के 2 बजे विचार आ गया, सुबह के 5 बजे आ गया, या दोपहरी में बादलों को देख कर आ गया, जी। है ना जी। जी जी। बादल जा रहे, तो इस तरह बनता है मेरा। तो मेरा कोई है नहीं। और मैं बहुत पुराने ज़माने से, जब बस में भी चलते थे तो मैं बस के टिकट पर ही 2 लाइनें वो जो उतरी, जी जी। कविता वही है जो ऊपर से उतरेगी या आपके मन से उपजेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी तो ज़बरदस्ती है ना जी। जी। ये बात है। बिल्कुल। तो हर एक कवि को अपनी रचना अच्छी लगती है, तो मैं तो ये कहूँगा कि भी हाँ, कुछ काम मैंने थोड़ा बहुत किया है, साहित्य की सेवा की है जी। और जैसे आपने बताया कि आपकी जो रचनाएं हैं वो प्रकृति ने ही एक तरह से आपको खुद ब खुद वो निकल के आ गई है उसमें जी। और जब आप प्रकृति पे लिखते हैं, प्रकृति इतनी खूबसूरत है, इतनी विशाल है कि आपको उसमें हर एक बारीकी अगर देखते हैं तो वो धुन खुद ब खुद ही निकल के आ जाती है। सही बात जी। तो सर जैसे कोई लेखक है, कोई साहित्यकार है, कोई नए बच्चे हैं, उनके लिए अगर कोई आप एक संदेश देना चाहे, कोई मैसेज देना चाहे, तो क्या वो संदेश होगा उनके लिए? ऐसा है, मैं तो कोई प्राध्यापक या कोई प्रोफेसर तो हूँ नहीं, मैं तो जंगलात का आदमी हूँ। वैसे ही लिखने का शौक़ बचपन से था तो मैंने लिख दिया। लेकिन फिर भी मैं, जो मेरे गुरु डॉक्टर महाराज कृष्ण जैन अम्बाला कैंट के थे जी, उन्होंने बहुत लेखक जो आज संपादक भी हैं कई अच्छे समाचार पत्रों में जी, निकाले हैं अपने कहानी जी, विद्यालय से। जी, तो उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि
लेखक की रचना एक थाली में फैली हुई ना हो, वो गिलास में प्रस्तुत होनी चाहिए। जी जी। आपके घर कोई व्यक्ति आया और आपने उसको बहुत बढ़िया सूप या जूस थाली में परोस दिया तो वो बात नहीं बनेगी, जबकि उसमें स्वाद वही है जी। लेकिन जब आप गिलास में प्रस्तुत करोगे तो उसको पीने वालों को बड़ा आनंद आएगा। जी, मतलब कि अगर जो भी आपकी रचनाएं हैं उसको कम शब्दों में गहरी बात कहे जाए, गिलास में गहराई भी आएगी। जी जी। तो अनावश्यक फैलाव ना करें रचना का। जी जी। और कम से कम कविता तो कविता ही है ना जी, वो ऐसे विस्तार से नहीं कही जा सकती, उसके लिए और विधाएं हैं, कहानी है, नाटक है, उपन्यास हैं, लेकिन कविता तो बिल्कुल उसी गिलास में ही होनी प्रस्तुत की जानी चाहिए। हाँ जी, ऐसा मेरा है। तो नवयुवकों से मेरा यही है, क्योंकि लिखने का जब शौक होता है नई उम्र में, हमने भी किया है, सभी करते हैं, तो 10-10 पेज की कविता लिख देंगे तो वो तो बात नहीं होगी। मतलब जितना संक्षिप्त में वो लिखा जाएगा सार को रख लें और थोथा देही उड़ाएं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत सर, आपने इतनी अच्छा जो संदेश युवाओं को दिया है। और सर आप यहाँ पे आए हैं, हमें आपसे और आपकी रचनाओं से रूबरू होने का मौका मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि प्रकृति का साहित्य में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, कितना वो हमें दिखता है कि साहित्य में हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है और कितना खूबसूरत एक रचना निखर के आती है। तो आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।